नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो थर्मल फिजिक्स में आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। तो कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बुक के बारे में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है ना। आप बंसल एंड घोष करके बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। वो आई हैव फॉर्मुलेटेड एंड आई हैव ट्राई टू एक्सप्रेस थिंग्स इन सच अ वे सो दैट दे बिकम्स ईजी फॉर यू, है ना। मैंने कोशिश किया है उनको इस तरीके से लिखने की ताकि आपको चीज़ें आसान हो। तो हम एंट्रोपी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। एंट्रोपी हम हीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे क्या होता है, एनर्जी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे क्या होता है। फिर हम एंट्रोपी का इस तरीके से क्वांटिटेटिवली डिफाइन करते हैं वो देखेंगे। देन वी विल सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी विल सी टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रोपी का में टोटल चेंज को हम कैसे देखते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। देन वी विल सी अ क्वेश्चन वेयर एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है, उसको हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक समझ में। एक्चुअली में आप यदि पी घोष का बुक देखोगे, ठीक है ना, बंसल एंड घोष का बुक देखोगे तो उसमें ये दे रखा है। मैंने इसको एज अ क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका एक कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा वो अबाउट व्हाट द एंट्रोपी इज़, ठीक है ना। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखो एंट्रोपी क्या है, एक थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना। तो ये भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर सम थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। इसी तरीके से एंट्रोपी भी क्या है, एक थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है सिस्टम की, जिसको हम किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। देन व्हाट दिस थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी मेजर्स, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन मोलिकुलर मोशन ऑफ अ सिस्टम। क्या मेजर करता है, डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन द मोलिकुलर मोशन ऑफ अ सिस्टम। समझ में आया। तो जो भाई कोई भी हमारे पास सिस्टम है, देन वो सिस्टम देन डेफिनेटली इट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देन व्हाट इज द whether the system has disordered or randomness in their molecular motion, तो वही कौन मेजर करता है, एंट्रोपी। समझ में आया। तो ग्रेटर द डिसऑर्डर ऑफ मोलिकुलर मोशन, जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा मोलिकुलर मोशन में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एंट्रोपी होगा। समझ में आया, सिंपल सा कंसेप्ट है। एंट्रोपी को सबसे पहले क्लोसिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1854 में, व्हेन ही वाज डूइंग द फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। समझ में आया, ठीक है। अब इस चीज़ को ना हम ऐसे समझ सकते हैं, अब ध्यान से देखना। देखो हो सकता है एंट्रोपी के बारे में हम 7-8 लेक्चर कवर करें और आपको एक परसीव ना कर सको। अब जैसे प्रेशर है ना, टेम्परेचर है ना, एक परसेप्शन हम इनको परसेप्शन कंसीव कर सकते हैं ना। हम भाई प्रेशर को फील कर सकते हैं, टेम्परेचर को फील कर सकते हैं, लेकिन हम एंट्रोपी को फील नहीं कर सकते। समझ में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको हमें हमारे एक अंडरस्टैंडिंग से ही हम एक अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बना सकते हैं, तभी हमें एक आइडिया लगेगा। अभी जैसे हम यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल देख सकते हैं। यदि आप इस सिस्टम को देखो, ठीक है ना, ये क्या हाईली ऑर्डर्ड है। समझ में आया, क्या है, हाईली ऑर्डर्ड है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर में है, ठीक है ना। या मैं ऐसे कहूँ लो डिसऑर्डर कह सकता हूँ, है ना। भाई हाईली ऑर्डर्ड का मतलब क्या होगा, डिसऑर्डर है ही नहीं, अच्छे से पैक्ड है, रैंडमली नहीं है, इधर उधर तो है नहीं, तो लो रैंडमनेस है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, लो एंट्रोपी होगा। अब देखो जैसे जैसे सिस्टम बढ़ा, या मैं कहूँ टाइम एरो, समझ में आया। ध्यान रखना एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, टाइम एरो। तो टाइम एरो जो है, ये इसका जो डायरेक्शन होता है वो इंक्रीजिंग एंट्रोपी की तरफ होता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग एंट्रोपी। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, टाइम एरो, है ना। टाइम एरो मीन्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एंट्रोपी। अब जैसे हमारा यूनिवर्स है ना, हमारा जो यूनिवर्स है ना, उसका भी एंट्रोपी क्या है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब ध्यान से देखो, अब ये सिस्टम था, तो अब ये सिस्टम ये हो गया, समझ में आया। फिर उसके बाद सिस्टम में ये चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, फिर उसमें सिस्टम में ये चेंजेस आए। अब यदि आप इन दोनों को ही कंपैरिजन कर लो तो देखो एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो दे आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हाई रेंडमली है, ठीक है ना। कोई ऑर्डर तो है नहीं इसमें, बिल्कुल भी कोई ऑर्डर नहीं है। समझ में आया, रेंडमली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई प्रॉपर ऑर्डर है नहीं, तो हाईली ऑर्डर्ड है, वो डिसऑर्डर है। इसका मीन इट हैज़ हाई एंट्रोपी। समझ में आया। तो ग्रेटर द डिसऑर्डर ऑफ मोलिकुलर मोशन ग्रेटर इज द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। ग्रेटर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ग्रेटर इज द एंट्रोपी। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो जब हम सिस्टम में हीट ऐड करेंगे तो मोलिकुलर मोशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बेसिक सी थिंग है। व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम मोलिकुलर मोशन विल गेट इंक्रीज्ड। अब जब मोलिकुलर मोशन इंक्रीज होगा, है ना, तो सिस्टम मोलिकुलर मोशन रैंडमली मोलिक्यूल्स इधर उधर मूव करेंगे, मेकिंग द सिस्टम मोर डिसऑर्डर्ड। तो डिसऑर्डर हो जाएगा, इट मीन्स एंट्रोपी विल गेट इंक्रीज्ड,
ठीक है। जब सिस्टम में से हम हीट निकाल लेंगे तो मोलिकुलर मोशन डिक्रीज हो जाएगा। जब मोलिकुलर मोशन डिक्रीज हो जाएगा, मोलिक्यूल्स विल ट्राई टू, क्या वो रेंडमली इधर उधर मूव करेंगे? नहीं मूव करेंगे, है ना। तो क्या होगा? डिसऑर्डर कम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो उस केस में एंट्रोपी क्या होगी? कम हो जाएगी, एंट्रोपी विल डिक्रीज। ठीक है ना, समझ में आया। अब तो ये तो हमने देखो एंट्रोपी को समझा डिसऑर्डर, है ना, या हम रेंडमनेस के टर्म्स में, समझ में आया। अब हम एंट्रोपी को एनर्जी के पर्सपेक्टिव में कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान रखना, एंट्रोपी इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी अमोंग द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम। अब देखो, ये है एक सिस्टम है, इसमें क्या है? पार्टिकल्स हैं, तो इसके पार्टिकल के पास लेस एनर्जी है। समझ में आया? ठीक है ना, एनर्जी जो है वो क्या है? काफ़ी कम है, डेट्स वाई इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसमें क्या है? एनर्जी पार्टिकल्स के पास क्या है? एनर्जी ज़्यादा है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी है, ध्यान से देखो, एक वर्ड है अवेलेबल एनर्जी, है ना, एंड पार्टिकल्स हैव एनर्जी, डेट्स वाई दे आर, ये यहाँ हो सकता है, इस स्टेट में हो सकता है, फिर इस स्टेट में हो सकता है, इस स्टेट में हो सकता है, इस स्टेट में हो सकता है। ठीक है ना, तो पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडमली हियर एंड देयर। समझ में आया? एंड मोर द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मोर द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एंट्रोपी इज ऑल्सो मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी। समझ में आया? अमोंग द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम। ध्यान रखना, द मोर द वेज द एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हायर इज द एंट्रोपी। ठीक है ना, समझ में आया? अब देखो एक बेसिक सा एग्जांपल आप देख सकते हो। देखो ये ऑर्डर देखो, इसमें रैंडमनेस तो है ही नहीं। ऑर्डर में देखो किस तरीके से पैक्ड है। तो ऑलमोस्ट इन दिस ऑर्डर पार्टिकल विल हैव द सेम एनर्जी, इन दिस ऑर्डर पार्टिकल विल हैव द सेम एनर्जी। समझ में आया? ठीक है, तो एनर्जी जो है, देयर आर लेस वेज इन विच एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस केस। ठीक है ना, हम यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर मोर वेज इन विच एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द सिस्टम। इट मीन्स इट हैज़ हायर एंट्रोपी, यानी मैं अवेलेबल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, यदि अब यहाँ पे था ना, अब वही मैंने बताया, जैसे हम सिस्टम को हीट ऐड करेंगे या हम सिस्टम को एनर्जी दे देंगे, दोज एनर्जी विल बी गेन्ड बाय द पार्टिकल्स, है ना, द पार्टिकल्स विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया? ठीक है, तो हम एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एंट्रोपी इज ऑल्सो मेजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, अमोंग द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। अब देखो, अब इसको हम और कैसे डिफाइन करें? एक मैं सारा डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में या आपके और कहीं से भी आपको कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हो। ठीक है ना, देयरफॉर एंट्रोपी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एनर्जी दैट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। ध्यान से समझो मैंने क्या क्या। देखो, हमने सिस्टम को एनर्जी दी, अब दैट एनर्जी हैज बीन गेन्ड बाय द सिस्टम एंड इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एनर्जी क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। जो अवेलेबल एनर्जी थी ना, अवेलेबल एनर्जी, वो क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी सिस्टम में। अब लेस एनर्जी बची है। समझ में? अब मान लो आपने सिस्टम को 10 जूल एनर्जी दी, ठीक है, इस 10 जूल में से 8 जूल ऑफ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पार्टिकल्स। समझ में आया? 10 जूल एनर्जी दी और वो 8 जूल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? अमोंग द पार्टिकल्स। ठीक है ना, समझ में आया? हमारे पास अब 2 जूल बची। अब जो 2 जूल एनर्जी बची है ना, इट इज नॉट यूजफुल, इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू परफॉर्म वर्क। 8 जूल ने तो डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया, हमने सिस्टम को एनर्जी दी, 8 जूल पार्टिकल्स ने ले ली, है ना, दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, ओनली 2 जूल बची। अब 2 जूल एनर्जी बची जिससे हमको यूजफुल वर्क करा सकते हैं सिस्टम से। समझ में आया? ठीक है ना, तो एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज, वो एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द एनर्जी दैट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। समझ में आया? ठीक है ना, अब वो अवेलेबल नहीं है, दैट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू परफॉर्म यूजफुल वर्क एज इट हैज बीन डिस्पर्स्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये टर्म तो दोनों से, ये डेफिनेशन एक तरीके से आप देखो दोनों पर्सपेक्टिव से क्या है? सेम ही है। यहाँ पे क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी, है ना। अब वही अवेलेबल एनर्जी क्या है? अब वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब वो दैट एनर्जी इज नो लॉन्गर अवेलेबल ना टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। अब 8 जूल एनर्जी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। अब दैट एनर्जी इज नॉट अवेलेबल टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। समझ में आया? तो हम एनर्जी को ऐसे, एंट्रोपी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। दूसरे शब्दों में कहें, हायर एंट्रोपी यदि है तो इट मीन्स ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होगा, मोर डिसऑर्डर्ड एनर्जी, है ना। अब जितनी ज़्यादा डिसऑर्डर्ड एनर्जी है, इसका मतलब लेस यूजेबल एनर्जी। समझ में आया? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था आपको, है ना, 8 जूल तो दे दी, अब 2 ही जूल बची, 2, है ना, तो लेस एनर्जी है ना, लेस यूजेबल एनर्जी इज देयर, तो लो एंट्रोपी होगी, मोर ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी होगी, है ना, यानी मोर यूजेबल। समझ में आया? मोर यूजेबल एनर्जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। समझ में आया? तो एंट्रोपी को मैंने जो क्वालिटेटिव
डिस्क्रिप्शन है वो आपको मैंने बताया। अब देखो जैसे मैंने अभी बताया भी था आपको थोड़ी देर पहले कि इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉर्म फिजिकल कंसेप्शन ऑफ एंट्रोपी एज इट कैन बी ना तो हम इसको देख सकते हैं ना टेम्परेचर और प्रेशर की तरह फील कर सकते हैं, समझ में आया। हम एंट्रोपी को क्वांटिटेटिवली कैसे डिफाइन करते हैं, ds इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एडेड, वो एब्जॉर्ब्ड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम एट टेम्परेचर T, समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या होता है, एंट्रोपी का डेफिनेशन होता है इन मैथमेटिकल फॉर्म क्वांटिटेटिवली। अब ये आया कहाँ से, समझ में आया, अब ये आया कहाँ से वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, दैट थिंग विल बी डिस्कस्ड। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट फोकस द एंट्रोपी कैन बी क्वांटिटेटिवली डिफाइंड यूजिंग द रिलेशन, तो हीट एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T वेयर चेंज इन एंट्रोपी इज ds, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी या रिलीज होगी सिस्टम से, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस है, ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो, जो SI यूनिट होगी तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जूल से, टेम्परेचर को किस में लेंगे, केल्विन में, तो जूल केल्विन इनवर्स हमारा क्या होगा, SI यूनिट होगा। एंट्रोपी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। अब जैसे देखो मैंने ds लिखा है ना, जैसे ds हो गया, ठीक है, du होता है, dt होता है, dp होता है, मैंने ये नहीं लिखा है ना, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लिखा, समझ में आया मैंने, तो ये ध्यान रखना। क्यों, जब हम ds लिखते हैं तो हम, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल d मैंने यहाँ लिखा है, तो ये उन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के सामने हम d लगाते हैं, जैसे एंट्रोपी हो गया, एनर्जी हो गया, है ना, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, जो क्या होते हैं क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन, जो स्टेट पर निर्भर करते हैं। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ पर डिपेंड नहीं करते, समझ में आया। अब जैसे सपोज एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, अब आपने ए से, आप यहाँ से एक सिस्टम में चेंजेस किए, तो सिस्टम में चेंजेस ये इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया, ठीक है ना। आप चाहे ऐसे जाओ या आप ऐसे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पाथ पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे आप ये पाथ लो या ये पाथ लो, ठीक है ना, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर निर्भर करेगा, ठीक है, समझ में आया। इसको मैं प्रूफ भी कराऊंगा, इसका हम प्रूफ देखेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल क्यू जीरो, तो जब आप डेल क्यू जीरो कर देंगे तो ds क्या हो गया, जीरो, यानी एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, समझ में आया। इसीलिए ना एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जब लिखते हैं तो हम s से लिखते हैं। अब जैसे मैं लिखूँ सपोज डेल v बाई डेल टी लिखना है मुझे, है ना, तो मैं ऐसे लिख दिया s, तो इसका मतलब ये क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है ना। तो जब कांस्टेंट एंट्रोपी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सच प्रोसेस इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ध्यान रखना, ठीक है, समझ में। अभी देखो जैसे एट कांस्टेंट प्रेशर लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, समझ में आया। तो ये क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। यदि मैं आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस लिखूंगा तो मैं फिर ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना, यानी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है ये, समझ में आया। अब देखो फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस बिटवीन टू थर्मोडायनेमिक स्टेट, तो दो थर्मोडायनेमिक स्टेट ले लो, एक ये हो गई एक ये हो गई, तो चेंज इन एंट्रोपी होगा फॉर n मोल ऑफ गैस, देन इट विल बी सिंपली, तो ये क्या होगा हमारे पास, तो S2 माइनस के S1, है ना, फाइनल स्टेट माइनस के इनिशियल स्टेट, समझ में। और ये इंटीग्रेशन हम कर देंगे भाई, एक स्टेट फाइनल इनिशियल, ये लोअर इंटीग्रल, ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट होगी, समझ में आया। डेल क्यों रिवर्सिबल एट टेम्परेचर T, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो एंट्रोपी क्या है कि स्टेट फंक्शन है ना। वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, हम चेंज इन एंट्रोपी बता सकते हैं कि भाई फाइनल में से इनिशियल घटा दो तो हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन एंट्रोपी यानी ds, ठीक है। अब इसीलिए ना एंट्रोपी का कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता। मैं खाली जैसे मैं टेम्परेचर पूछूं कि भाई टेम्परेचर कितना है तो वो कोई बता देगा 273 केल्विन है, लेट अस अज्यूम, ठीक है ना। तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। यदि मैं dt लिखूं भाई चेंज इन टेम्परेचर कितना है, कोई कहेगा भाई 3 केल्विन, तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। एंट्रोपी जो होता है ना वो चेंज बताता है दो स्टेट के बीच में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। एंट्रोपी का मीनिंग ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता, समझ में आया। तो ठीक है ना, काफ़ी हम वैसे हम ds को काफ़ी कहीं पे आप लिख रहा देखो s लिखा देख सकते हो, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ही नहीं देता, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी इवन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसी फॉर्मूले से ना हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी निकाल सकते हैं, बस वो थोड़ा सा वैल्यू अलग आएगा, ठीक है ना। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केस में किस तरीके से एंट्रोपी का वैल्यू आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन अ गिवन स्टेट रिलेटिव टू सम आर्बिट्ररी इंटरमीडिएट स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है।
अब ये मेरे पास है, हमें देखो ये तो इनिशियल स्टेट हो गई, ये क्या हो गई फाइनल स्टेट हो गई, तो हमने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया है ना, S2 माइनस के S1 कर दिया, तो हमने चेंज निकाल दिया। अब कोई इंटरमीडिएट स्टेप है, मान लो ये हम कोई रिवर्सिबल प्रोसेस था, इनफाइनेस्टिमली स्लोली लेके गए, बहुत ही स्मॉल चेंजेस करते गए स्मॉल चेंजेस करते गए, तब जाके पहुंचा। तो मान लो ये nth स्टेप है ना, तो अब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। समझ में, या इसको हम कैसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इनिशियल मान लो, फाइनल डिपेंडिंग अपॉन हम किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो रिलेटिव टू सम आर्बिट्ररी इंटरमीडिएट स्टेप S इज इक्वल टू SN, ठीक है ना, प्लस N2 डेल क्यू अपॉन में T रिवर्सिबल, है ना। यदि इनका वैल्यू 1 होगा तो ये देखो यहाँ हम 1 ले लेंगे, है ना, ये S2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 स्टेट से 2 स्टेट, ये वाला केस आ गया, ठीक है ना। समझ में आया, कुछ नहीं यार, काफ़ी सिंपल है। बात करते हैं टोटल एंट्रोपी चेंज। अब देखो ये क्या है, टोटल एंट्रोपी चेंज की बात हो रही है, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, है ना। इसको हम कैसे लिखते हैं, डेल एस टोटल, है ना, समझ में आया, या डेल एस यूनिवर्स भी लिखते हैं, यूनिवर्स, ठीक है ना, यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग। मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, समझ में आया। तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा यूनिवर्स का, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर अ प्रोसेस इज रिवर्सिबल, वेदर द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल या इम्पॉसिबल, यानी प्रोसेस होगा या नहीं होगा, एज गवर्न बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी ये चीज़ आपको बताई थी, ठीक है ना। फिर से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो देखो कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, अब रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे जनरली नेचर में ना होते नहीं हैं, समझ में। अब मान लो आप ऐसे समझो कि एक बुक है ना, ठीक है। अब ये बुक मैंने ड्रॉप, बुक से बॉल ले लो, क्या ले लो, बॉल, जस्ट एज्यूम बॉल, है ना। ये हमारे पास क्या हो गई, अर्थ हो गई। अब बॉल को मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ ऊपर से। अब मैंने ना थ्रो नहीं की, बॉल ऊपर से आई है ना, किसकी वजह से आई है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो बॉल नीचे आ गई, सिर्फ ड्रॉप की है, थ्रो नहीं की, ध्यान रखना। अच्छा ये आ गई, बॉल आ गई नीचे, क्या बॉल अपने आप नीचे आई कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से आई है? क्या अर्थ के ग्रेविटेशनल एनर्जी का इस्तेमाल करके बॉल उसी स्टेट में चली जाएगी? नहीं, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इरिवर्सिबल ही होते हैं नेचर में, ध्यान रखना, ठीक है ना। कुछ प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल। अब वाटरफॉल हो रहा है सपोज, ठीक है ना, तो क्या नीचे से ऊपर की तरफ वाटरफॉल हो सकता है? नहीं, वो भी क्या कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यदि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें जो टोटल एंट्रोपी का चेंज होता है वो क्या होता है, 0। तो ये एक्चुअली में एक आइडियल केस है, परफेक्ट केस, समझ में, जनरली होता नहीं है। ओकर्स इनफाइनेस्टिमली स्लोली, काफ़ी स्लोली इसको ओकर करना है ताकि हमारे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना, समझ में। तो ध्यान रखना रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी का चेंज क्या होता है, 0। अब हमने एक स्टेट से यहाँ चेंज करा है, तो इतना स्लो चेंज किया कि हमारा सिस्टम जितना पहले स्टेट में था उतना उस स्टेट लास्ट में भी रहा, इतना इनफाइनेस्टिमली स्लोली करा है, तो एंट्रोपी में चेंज आया नहीं, तो जो पहले थी वही रही। तो डेल एस क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा रिवर्सिबल केस में। इरिवर्सिबल केस में क्या होगा, तो इरिवर्सिबल केस में क्या होगा, एंट्रोपी ग्रेटर देन 0, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ध्यान रखना क्या आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगा। ये रियल केस होता है जो नेचर में हमें मिलता है। और स्पॉन्टेनियस जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, समझ में आए तो ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। नेचुरल प्रोसेस जो नेचुरली होते हैं, समझ में आए, ध्यान रखना, रियल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। अब यदि चेंज इन एंट्रोपी, ये मैं टोटल बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना भाई, डेल एस की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, समझ में, नेगेटिव आ गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि टोटल नेगेटिव आए, है ना, यहाँ टोटल यदि पॉजिटिव आए, टोटल यदि 0 आए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो टोटल जो चेंज है वो यदि लेस देन 0 आए, टोटल चेंज लेस देन 0 आए, तो वो प्रोसेस कभी होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। जैसे मैंने अब बॉल का बताया आपको, ठीक है ना, बॉल अपने आप कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ जा ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये नॉन फिजिकल है, या हम इनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना, ये अपने आप हो ही नहीं सकते। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोज प्रोसेस विच ओकर नेचुरली, जो अपने आप हो जाते हैं, वही इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं जो हमारे आसपास नेचर में हो रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये इम्पॉसिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इट वोलेट्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ को वोलेट करता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, समझ में आया। तो सेकंड लॉ क्या था, मैंने आपको बताया था। तो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का ये कहता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एंट्रोपी है, ठीक है ना, आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एंट्रोपी जो है, टोटल एंट्रोपी चेंज जो है आइसोलेटेड सिस्टम की, आइदर इट इज कांस्टेंट, चाहे तो वो कांस्टेंट होगी जैसे ये केस हो गया, या वो इंक्रीज करेगी, समझ में आया, यानी ये केस हो गया। तो ये दोनों केस होंगे तो प्रोसेस होगा।
समझ में? यही सेकंड लॉ कहता है, ये सेकंड लॉ नहीं कहता। सेकंड लॉ मना करता है कि एंट्रोपी नेगेटिव कभी नहीं होगी, बिकॉज इट है ना, बिकॉज दिस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। प्रूव दैट एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। तो एंट्रोपी को हमें प्रूफ करना है कि स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन कहने का मतलब है जो चेंज होगा ना दो स्टेट के बीच में, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करेगा, पाथ पर नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था, प्रोवाइडेड द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अब लेट अस सी एंड प्रूव इट। अब देखो, सबसे पहले कंसीडर अ सिस्टम अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। जैसे हम जानते हैं कार्नोट साइकिल था, है ना, तो कार्नोट साइकिल का हमने पढ़ा था। तो कार्नोट साइकिल भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस ही तो था, है ना, समझ में आया? तो फ्रॉम स्टेट 1 to 2 एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, एक स्टेट से 2 में गया अलोंग पाथ ए। देखो अलोंग पाथ ए एंड रिटर्निंग फ्रॉम 2 to 1। अब देखो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, तो ये 1 से 2 तो गया, फिर कहाँ से आए, तो एक तो 2 से 1 तो चाहे तो बी से आ रहा है और एक सी से आ रहा है, ये ले लिया मैंने। समझ में आगे बात? ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या है हमारे पास सिस्टम भाई, ये 1 से 2 गया और 2 से 1 कब आ रहा है, चाहे तो बी से आ रहा है या सी से आ रहा है, ठीक है ना। एंड रिटर्निंग फ्रॉम 2 to 1 अलोंग पाथ बी फॉर्मिंग अ रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल बना रहा है ये। अब हम जानते हैं कि रिवर्सिबल साइकिल में क्या होता है कि मान लो एक एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई एट टेम्परेचर T1, ठीक है ना, एंड एनर्जी नेग्लेक्टेड या गिवन टू सराउंडिंग एट टेम्परेचर T2, वो नेगेटिव आएगी और ये टोटल कितना होता है 0। प्रीवियस क्लास में मैंने इस पर क्वेश्चन भी बताया था, है ना, जहाँ पे मैंने बताया था जो समेशन होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज इक्वल टू 0। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है, काफ़ी जगह इस्तेमाल होगी। तो वही मैंने इस्तेमाल किया कि भाई कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, सपोज Q1 एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T1, Q2 इज रिजेक्टेड टू द एटमोसफेयर एट टेम्परेचर T2, जो टोटल होगा 0 होगा, ठीक है ना, समझ में आया? ये हमने कार्नोट के केस में किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया है, यदि आपने ध्यान से देखो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन की फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसको मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में ही लिखूंगा। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है ये हो गया डेल क्यू अपॉन में टी इज इक्वल टू 0। समझ में आगे बात? यही मैंने यहाँ पे लिखा है, आर स्टैंड्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हमने क्या करना है ना, अब हमने देखो अप्लाई दिस टू साइकिल 1 to 2। देखो हम क्या से गए, 1 से 2 गए, तो हम 1 से 2 गए वाया ए, ऐसे ही तो गए हैं, 1 से ए फिर 2, ये गया है, ठीक है। तो देखो 1 से 2 गए, 1 से 2 गए वाया ए, समझ में आया? फिर हम 2 से कहाँ गए, 1 की तरफ आ गए, 2 से 1 की तरफ आ गए वाया बी। देखो फिर 2 से 1 की तरफ आए, डेल क्यू आर अपॉन टी वाया बी, ये टोटल कितना है 0। एक तो मैंने ये ले लिया। नाउ कंसीडर अनदर रिवर्सिबल साइकिल। तो एक तो हमने देखो क्या लिया, 1 से 2 गए, है ना, ए बी ये गए, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, 1 से 2 गए थे ना, ये ए हो गया। अब हम सी से वापस आ रहे हैं, बी से वापस नहीं आ रहे हैं, तो रिटर्निंग पाथ हमने इस बार सी लिया है इंस्टेड ऑफ बी। तो देखो 1 से 2 वाया ए, तो 1 से 2 वाया ए एंड 2 से 1 वाया सी। तो देखो 2 से 1 वाया सी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो ये दोनों टर्म सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये दोनों तो कट गए, तो मेरे पास क्या बचा 2 1 वाया बी, समझ में आया, ठीक है। और ये माइनस आ जाएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उधर जाकर पॉजिटिव हो गया, तो ये आया, ठीक है ना, कोई डाउट है? तो अब यहाँ इससे हम क्या समझे, यदि आप गौर से देखो तो क्या चीज़ है, देखो 2 से 1 आ रहे हैं, है ना, 2 से 1 आ रहे हैं, देखो 2 से 1 आ रहे हैं वाया बी इज इक्वल टू 2 से 1 वाया सी। तो ये दोनों पाथ पे जो चेंज है वो तो सेम आ रहा है, समझ में आया, ठीक है। बी और सी दोनों में क्या आ रहा है, सेम, यानी पाथ पे तो निर्भर कर ही नहीं रहा। इससे यही तो पता चला, दिस क्लियरली शोज दैट जो इंटीग्रल है ना, ये जो इंटीग्रल है, ठीक है ना, डेल क्यू वन में जो टी, ये जो इंटीग्रल है बिटवीन टू गिवन स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, क्योंकि वाया बी ये सेम आ रहा है डेल क्यू बाय डेल टी, ठीक है ना, वाया सी। तो ये पाथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, पाथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसी वजह से तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन, यानी स्टेट पर निर्भर करता है, ठीक है, समझ में आया? तो कंक्लूजन यही है। अब देखो जो ये इंटीग्रल है बिटवीन टू स्टेट इज पाथ इंडिपेंडेंट, और इसी को हम स्टेट फंक्शन को एंट्रोपी से डिफाइन करते हैं। अब ये समझ में आया, ठीक है ना। तो अब ये कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, इसी को यहीं से डेराइव किया गया कि ये जो टर्म है ना, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ध्यान रखना, यहीं से मैंने बताया था ना आपको, मैथमेटिकली हम बताऊंगा आपको कि उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला कैसे आया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, तब तक नमस्कार।